हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th। क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम 3 चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 3 हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने देखा था कि एटम्स को कैसे डिफाइन, कैसे देखा गया, किस तरीके से उसको निकाला गया, कैसे नाम रखा गया, किस किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया, समझा गया। सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अब इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। In chapter 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. ये तो हमने पढ़ा था कि एक मैटर के अंदर अलग अलग जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि उन्हीं से मिलके क्या होता है, जो एटम्स हैं उनसे मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनते हैं? मैटर बनता है पूरा, ठीक है। और जो मैटर है वो हमें अलग अलग क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग एटम्स की वजह से ही वो मैटर भी अलग होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज,
अब क्वेश्चन क्या यहाँ पे उठ के आता है, क्या सवाल उठते हैं, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। हमने ये तो बात की कि एटम जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन किस चीज के कैसे अलग होते हैं, हमने इस चीज को कैसे बोला कि वो अलग होते हैं, क्या उन्हें अलग बनाता है एक दूसरे से। दूसरा, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। अब जैसे हमने बोला, सबसे पहले किसने कहा था, महर्षि कणाद ने बोला था कि स्मॉलेस्ट, हम अगर तोड़ते जाएंगे तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलेगा जो और ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते, उसको उन्होंने कहा था परमाणु। और सिमिलरली इसी को कि जो स्मॉलेस्ट है जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है, उसको डिमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा था, एटम कहा था। तो उसी के बेसिस पे जॉन डाल्टन, जो ब्रिटिश के एक केमिस्ट थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने अपनी थियोरी दी थी, एटॉमिक थियोरी। उसमें उन्होंने भी यही कहा था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये इनडिविजिबल है, ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। तो क्या ये सही है एक्चुअल में कि वो स्मॉलेस्ट ही है, उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकती, या एटम्स के अंदर भी हमें और उससे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। We shall find out the answers to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. ठीक है, तो हम यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी देखेंगे, मतलब कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, उनके अरेंजमेंट किस तरीके की हमें देखने को मिलती है एक एटम के अंदर। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, की हम एक एटम के अंदर का देखेंगे आज, उसकी एटम के अंदर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक है, अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. अब सबसे पहले तो चैलेंज क्या आया था कि जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम को के बारे में बताया, परमाणु, एटम, लेकिन उसका क्या है, उन्होंने एक फिलोसफिकल कंसिडरेशन दी थी, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं था, कोई ऐसे कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया था, कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क उन्होंने नहीं किया था। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि भाई किस तरीके से एक्सप्लेन होगा, एटम है, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसको जॉन डाल्टन ने वो एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अब फिर साइंटिस्ट के आगे चैलेंज क्या उठ के आया है इसके रिगार्डिंग, कि अब ये जो एटम है, अब हमने कह दिया एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो हम डिवाइड करते जाएंगे तो जो सबसे छोटा होगा वो एटम है, मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमने सब कुछ बता दिया। लेकिन अब उस एटम के अंदर क्या है, उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें कि वो कैसा है, किस तरीके का है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो साइंटिस्ट के आगे एक चैलेंज आके खड़ा हो गया। द एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ये इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. जो पहला इंडिकेशन मिला कि एटम जो बोला गया था कि इनडिविजिबल है, कि और ज़्यादा इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो ऐसा गलत है कि वो इनडिविजिबल है, वो इनडिविजिबल नहीं है, उसको और भी ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। और ये किससे आया कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जब स्टडी करी और इलेक्ट्रिसिटी को हमने अलग अलग सब्सटेंसेस से गुजारा, उसको रखा, तो तब उससे हमें पता चला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसको और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब उससे क्या निकल के आया कि भाई मैटर में जो पार्टिकल्स, अब जो हमने बात की थी कि एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटम से आयंस भी बनते हैं, तो आयंस बनते हैं और मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयंस है उसी से फिर क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। तो अब इसका मतलब मैटर में आयंस, चार्ज पार्टिकल्स, तो आयन को ही हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमने उसके बारे में देखा सबसे पहले। मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे क्या बोला गया था कि एटम से ही
क्या बनता है, आयन। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एटम के अंदर भी हमें कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि एटम के अंदर भी हमें आयंस देखने को मिलते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle, but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. कि 1900 तक हम, ये बात तो हमें पता थी, ये बात तो हम कह रहे थे कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते फर्दर। लेकिन उस टाइम पे जे थॉमसन ने ये चीज़ भी बता दी थी कि उसमें कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो ज़रूर है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एटम सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर हमें एक पार्टिकल तो देखने को मिलता ही है, इलेक्ट्रॉन। ये किसने कहा, जे थॉमसन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in the 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. अब जब ये 1900 तक ये जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन उससे पहले ही 1886 में ई गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया कि अगर एक मतलब क्या डिस्कवर किया उन्होंने कि जब एक गैस डिस्चार्ज हुई, गैस छोड़ी गई, तो उस टाइम पे कुछ नई रेडिएशंस देखी गई, कि कुछ नई रेडिएशंस का उन्होंने आभास किया, डिस्कवर की, जिनको उन्होंने क्या कहा, कैनाल रेज। तो वहाँ पे रेज के बारे में उन्होंने मेंशन किया। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये जो रेज थी, ये क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उसके अंदर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी उसमें। पॉजिटिवली चार्ज हम कौन से कहते हैं, कैटायन को। तो कैटायन के उसमें रेडिएशंस थी, जिससे कि उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर करी कि उसके अंदर हो ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल तो ज़रूर है, तभी तो हमें चार्ज पार्टिकल के बारे में वहाँ पे रेडिएशन आई है। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। This subatomic particle has a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसमें कोई ना कोई हमें एक चार्ज देखने को मिलता है, जो कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताया था, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ऑपोजिट होगा। ठीक, इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि मतलब उस जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका मास लगभग उन्होंने क्या निकाला कि जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, उस इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा मास है उस सब एटॉमिक पार्टिकल का। इट वॉज गिवन इन द नेम ऑफ प्रोटॉन। उसका नेम क्या दिया गया, प्रोटॉन। कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे चार्ज हमें दूसरा देखने को मिलेगा, कि मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस हमें देखने को मिल रहा है चार्ज, तो प्रोटॉन पे मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उस पे हमें चार्ज प्लस देखने को मिलेगा, पॉजिटिव, और उसका जो मास है वो 2000 गुना ज़्यादा होगा। तो उसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई माइनस, मतलब ई नेगेटिव, कि उस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन को पी प्लस, कि प्रोटॉन का पी और पॉजिटिव जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। ठीक है, कि मास उसका क्या रखा गया, 1 यूनिट लिया गया प्रोटॉन का मास, और उसका चार्ज +1, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या लिया गया, नेग्लिजिबल, कि उसका कोई मास एज सच नहीं है, और उसका चार्ज -1 लिया गया। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। It seemed that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. तो अब यहाँ से इन्होंने, ये जो गोल्डस्टीन थे और जे थॉमसन थे, इनकी डिस्कवरी से क्या निकल के आया कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनके हमें ऑपोजिट चार्जेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, अपने चार्जेस को बैलेंस कर लेते हैं। It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off, but not protons. अब वहाँ पे जब उन्होंने पूरा और डिटेल में डिस्कवरी की, एक्सपेरिमेंट किए, सब कुछ देखा, तो उन्होंने क्या चीज़ पाई कि जो प्रोटॉन हैं वो बिल्कुल एटम के अंदर ही हैं, क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिर भी अलग कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रोटॉन्स को अलग नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से।
ठीक है, तो वो हो ना हो वो क्या है, एटम का ही एक पार्ट है, एटम के ही अंदर प्रेजेंट है। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या आया कि किस तरीके का स्ट्रक्चर एटम का है, एटम किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, या ये जो पार्टिकल्स हैं एटम में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एक एटम का, एक परमाणु की संरचना कैसी है, किस तरीके का हमें देखने को मिलता है, कैसे उसकी कॉम्पोजिशन है। We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. ठीक है, कि जो जॉन डाल्टन थी उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, उसको हम और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है। But the discovery of two fundamental particles, electrons and protons inside the atom, led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. लेकिन अभी जैसे हमने जे थॉमसन और गोल्डस्टीन के डिस्कवरी के अकॉर्डिंग क्या पाया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये जो डाल्टन की थ्योरी है ये वहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक, इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अब ये जानने की क्या हुई क्यूरोसिटी, ये जानना ज़रूरी हुआ कि भाई अब एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ये किस तरीके से लगे हुए हैं वहाँ पे, किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स लेकर आए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब उसमें जो जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, वो पहले थे जिन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर को बनाने की, उसका मॉडल लेकर आए वो। ठीक है, कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो हम क्या बात करेंगे थॉमसन के मॉडल की, कि थॉमसन ने क्या मॉडल दिया एटम के लिए, कि उसका क्या स्ट्रक्चर था। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। क्या कहा थॉमसन ने कि जो एटम का मॉडल है वो किसके जैसा सा है, कुछ ना कुछ वो क्रिसमस के पुडिंग के जैसा सा होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। मतलब कि जो हमें क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस का हमें एक केक देखने को मिलता है। ठीक है, क्रिसमस केक है, तो क्रिसमस केक पे क्या होता है, हमें जो उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं ऊपर, उनको उन्होंने क्या कह दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। अब उन्होंने क्या कहा कि एक वाटरमेलन के, हम उससे वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अभी क्रिसमस पुडिंग के साथ किया कि एक वाटरमेलन है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। मतलब कि एक वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, उसको हम काटते हैं जब, तो अंदर क्या होता है, वो रेड कलर का होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो रेड पोर्शन है पूरा का पूरा, वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, प्रोटॉन कहा था। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है। और वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। अब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, वो जो रेड पोर्शन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसके अंदर जड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमें बीज देखने को मिलते हैं तरबूज के अंदर, जो बीज होते हैं, जो रेड पोर्शन होता है उसके अंदर हमें बीज भी देखने को मिलते हैं कई कई जगहों पे। ठीक है, उसके अंदर तो वो क्या है, वो रेड पॉजिटिव, और उसके अंदर बीज है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के साथ। सिमिलरली जैसे कि अभी क्रिसमस पुडिंग में जो वो क्रिसमस पुडिंग है, वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज्ड सेक्शन है, मतलब कि वो पूरा प्रोटॉन्स हैं, और उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थॉमसन ने उसके मॉडल को बताया, या एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बताने की कोशिश की। थॉमस प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम ने क्या कहा कि उसके अंदर, सॉरी,
थॉमसन ने क्या कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है। जैसे कि एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्या है, एक एटम है, ठीक है। उस एटम के अगर हम अंदर देखेंगे कि वाटरमेलन के अंदर अगर हम देखेंगे उसको कट करके, तो उसमें हमें रेड पोर्शन देखने को मिल रहा है जो है प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बीज, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जड़े हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि अगर हम एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उस पर हमें ऑपोजिट चार्ज देखने को मिलता है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने की वजह से उस पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. कि इन्होंने तो क्या कहा थॉमसन ने कि इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है एटम्स, क्योंकि वो जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जो बाद में कई और साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकाले उससे ये चीज़ प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं हो पाई, ठीक है। तो फिर क्या निकल के आया, रदरफोर्ड का मॉडल निकल के आया एटम का। रदरफोर्ड ने, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया, उसका मॉडल दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अब क्या हुआ कि जैसे जे थॉमसन थे, जे थॉमसन ने क्या बताया कि उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग वे में बता दिया कि क्रिसमस पुडिंग ले आए, क्रिसमस का केक, ठीक है, वाटरमेलन ले आए, भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ले आए। उसमें उन्होंने कह दिया कि क्रिसमस पुडिंग पे जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वाटरमेलन पे जो हमें सीड्स देखने को मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उससे क्या हुआ, जो रदरफोर्ड है उनके अंदर और ज़्यादा वो इंटरेस्ट जाग गया उनका, उनकी क्यूरियोसिटी जाग गई कि भाई ऐसा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर ही कैसे अरेंज्ड होते हैं, कैसे उसमें जड़े हुए होते हैं, मुझे तो वो देखना है। तो तब उन्होंने एक खोज करी, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने एक अपना मॉडल बनाया एटम का। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से चलते हुए अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनको, मतलब एक पतली सी गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर उन्होंने उनको छोड़ दिया, ठीक है, जो बहुत जल्दी जल्दी अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। गोल्ड फॉइल उन्होंने क्यों ली, क्योंकि उनको पतली से पतली लेयर चाहिए थी, तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल सेलेक्ट किया। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। अब क्योंकि एटम हमने पता है कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो ये फिर भी ये गोल्ड फॉइल तब भी क्या थी, 1000 एटम्स के जितनी मोटी थी, लेकिन काफ़ी थिन थी फिर भी, इसीलिए उन्होंने, सबसे ज़्यादा थिन उनको यही लगी, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ही चूज़ की। अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, डबल चार्ज्ड, जिन पे डबल चार्ज होता है, हीलियम के आयंस देखने को मिलते हैं। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब उसका क्योंकि मास भी अच्छा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलेंगे। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. अब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इतने फास्ट पेस पे मूव करेंगे, तो ये जो अगर एटम के अंदर जो वो गोल्ड फॉइल में जो एटम्स, जो इन्होंने गोल्ड एटम रखे थे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे डिफ्लेक्ट तो होंगे ना, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे उनसे टकरा के। Since these alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large variations, deflections. अब क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ डिफ्लेक्शंस नहीं वहाँ पे देख पाए, नहीं उनको ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नज़र आई। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। लेकिन जो उन्होंने देखा, उन्होंने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वहाँ पे आए। अब उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी ऐसी? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे जो मूव करवाए उन्होंने, वो बिल्कुल सीधे निकल गए, वो मतलब डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं। लेकिन हुआ क्या था कि जो पहले की ऑब्जर्वेशन थी या एक्सपेरिमेंट हुआ था कि भाई एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो जिसमें दोनों साइड से हमें ओपन देखने को मिल रहा है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हमने और छोटी छोटी बॉल्स डाल दी, ठीक है। अब उसके अंदर से अगर हम एक बॉल फेंकेंगे तो वो क्या है, वो जो छोटी छोटी बॉल्स हैं उनसे टकराएगी तो सही, तो टकरा के वो थोड़ी सी जगह बदलेगी जो बॉल हमने फेंकी है। तो उन्होंने इस तरीके से वो किया, लेकिन क्या हुआ कि वो बिल्कुल सीधे निकल गए। काफ़ी सारी अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादातर सीधी निकले। वो सीधी कब निकलेंगी? जब वो किसी भी चीज़ से नहीं टकराई, मतलब कि रास्ता बिल्कुल साफ था, इसीलिए वो बिल्कुल सीधी निकली। रास्ता साफ होने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कि अब जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए, वो बिल्कुल जरा से ही डिफ्लेक्ट हुए, बिल्कुल जरा से। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स appeared टू रीबाउंड। कि इतना मतलब क्या हुआ कि हर 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, पूरा का पूरा क्या हो रहा था, मूव कर रहा था, मतलब कि वापस आ रहा था उससे टकरा के, और वो बिल्कुल वापस आ रहा था। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। क्या है कि ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था उनके लिए। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसको हम एक ओपन फील्ड में किस तरीके से होगा इम्प्लीकेशंस, वो समझेंगे। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आइज क्लोज्ड। कि एक दीवार के सामने हमने एक बच्चे को खड़ा कर दिया और उसको कह दिया कि अपनी आइज क्लोज कर लो, आंखें बंद कर लो। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब हमने दीवार के सामने उसको खड़ा कर दिया, आंख बंद करवा दी। अब हमने कहा उसके हाथ में पत्थर दे दिए कि वहां से खड़े होकर दीवार पे उसको पत्थर फेंकना है। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। अब अगर एक पत्थर दीवार पे जाके जब टकराएगा तो उसको आवाज तो आएगी उसकी। इफ ही रिपीट्स दिस 10 times ही विल हियर द साउंड 10 times। अब अगर वो इसी चीज को 10 times रिपीट करता है, मतलब कि 10 पत्थर फेंकता है या 10 बार पत्थर फेंकता है वो, तो उसको 10 बार आवाज आनी चाहिए, क्योंकि वो 10 बार दीवार से टकराएगा तो 10 बार आवाज आनी चाहिए उसको। बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड। लेकिन अब अगर एक बच्चा जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है या जिसकी आंखें बंद करवा रखी हैं, ठीक है, अब अगर उसको बोला जाएगा कि एक, मान लो एक तार है, ठीक है, एक तार पे आपको पत्थर मारना है, तो क्या वो एक तार के ऊपर अगर वो 10 बार पत्थर मारेगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 की 10 बार उसका पत्थर उस तार पे लगेगा? नहीं लगेगा, उसका टारगेट मिस होगा। और जब जब उसका टारगेट मिस होगा तब तक उसको आवाज नहीं आएगी कि वो वायर से हिट हुआ है, ठीक है। दिस इज बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गैस इन द गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे मान लो फेंस, कैसे फेंस का क्या मतलब है, वायर के फेंस की हमने काफ़ी सारी, जैसे मान लो हमने 5 लेयर की वायर्स लगा दी ऊपर नीचे, ठीक है। अब उनसे नहीं टकराए, उनके बीच में से भी पत्थर निकल जाएगा। तो अब क्यों है? क्योंकि उनके बीच में गैप है, वो गैप होने की वजह से पत्थर उसके बीच में से निकल जा रहे थे, इसीलिए वो टकरा नहीं पा रहा वायर से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो है, लेकिन उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? गैप देखने को मिल रहा है, स्पेस है उसके अंदर, जिस स्पेस की वजह से काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल के, मतलब काफी सारा स्पेस है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से निकल के बाहर आया हमारे पास।
Following a similar reasoning, Rutherford concluded that the alpha particle scattering experiment, कि अब इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। कि जो एटम के अंदर जो स्पेस है, मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हैं लेकिन वो बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली है एटम के अंदर, क्योंकि खाली होने की वजह से ही तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सीधे निकल गए बिना किसी से टकराए। ठीक, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि अपना मतलब रास्ता उन्होंने चेंज किया, डायरेक्शन चेंज की थी, टकराए थे, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम हैं वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस में, क्योंकि उसमें क्या देखने को मिला कुछ पार्टिकल्स में कि बिल्कुल ज़रा से ही डिफ्लेक्ट हुए हैं, ज़रा से ही एंगल पे उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज किया, अपना एंगल चेंज किया, जिसकी वजह से क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर a very small fraction of alpha particles were deflected by 1800, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। अब क्या है कि मतलब बहुत स्मॉल फ्रैक्शन के जो पार्टिकल्स है वो वापस से मतलब बिल्कुल 180 डिग्री, ये 1800 नहीं है 180 डिग्री है, कि 180 डिग्री वो डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स है, जो मास है वो क्या है, बहुत कम वॉल्यूम में है, बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली है और जो है वो बहुत कम स्पेस में है। फ्रॉम दिस डेटा ही कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 105 टाइम्स लेस दैन द रेडियस ऑफ द एटम। अब इससे उन्होंने क्या कैलकुलेट कर दिया कि जो एटम की रेडियस है उससे 105 गुना ज़्यादा कम क्या है, एक न्यूक्लियस की रेडियस है। ठीक है, मतलब कि एक एटम क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम से छोटा है, तो हम एटम को यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं कह सकते कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि एटम से काफ़ी ज़्यादा छोटा तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियस ही देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये थी रदरफोर्ड की। अब ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल एक एटम का लेकर आए, विच हैड द फ्लोइंग फीचर्स। अब उसके क्या क्या फीचर्स हैं, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। अब फिर वो क्या लेके आए, न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो एटम का रेडियस है उसके 105 गुना ज़्यादा छोटा एक न्यूक्लियस का रेडियस होता है, तो वो न्यूक्लियर मॉडल ही ले आए, जिसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ कही कि एक जो पॉजिटिवली चार्ज की हम बात कर रहे हैं ना एटम के अंदर, तो एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, एक जो सेंटर पॉइंट हमें देखने को मिलता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो हमें एटम के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और जो एटम का जितना भी मास है वो नियरली सारा का सारा एक न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है अगर हम एटम के साइज के साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, वो तो उन्होंने बोला ही है कि 105 गुना ज़्यादा कम है न्यूक्लियस की रेडियस। ठीक, तो ये रदरफोर्ड का ही न्यूक्लियर मॉडल है, मतलब इन्होंने काफ़ी डीप में बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी अच्छे से एटम के स्ट्रक्चर को समझा दिया पूरा का पूरा। लेकिन अब कुछ ड्रॉबैक्स भी थे रदरफोर्ड के एटम के मॉडल में। ठीक है,
तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या कमियां थी? द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर गोलाई में ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट मतलब इतना स्टेबल तरीके से वो चारों तरफ मूव करते हैं, ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा सही नहीं लगता कि वो इतना स्टेबल है कि वो बिल्कुल गोलाई में चारों तरफ मूव करें, ऐसा थोड़ा सा नहीं लगता है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा है, ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ लग रही है। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration and during acceleration charged particles would radiate energy। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मतलब ऐसा क्यों अनएक्सपेक्टेड लग रहा है कि वो स्टेबल है इतना कि वो सर्कुलर मोशन में ही चल रहा है? क्योंकि अगर वो बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट करेगा, गोलाई में घूमेगा, तो उसमें वो एक्सेलरेशन हमें उसमें देखने को मिलेगा, और एक्सेलरेशन होगी उसमें तो क्या होगा, वो जो उसके चार्ज्ड पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी लगाएंगे। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो वो एनर्जी जब रेडिएट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी खो देंगे, क्योंकि वो एनर्जी लगाएंगे तो वो एनर्जी खो देंगे अपनी एनर्जी, खोने की वजह से वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही जाके मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? इफ दिस वर सो the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know। अगर ये ऐसा ही होता कि वो न्यूक्लियस में ही जाके मिल जाता तो एटम तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता, क्योंकि उसमें एक ही तरीके का, क्योंकि वो अभी क्या है, वो बैलेंस है, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो बैलेंस हो रहे हैं, फिर वो बैलेंस थोड़ी होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद ही जाके न्यूक्लियस में मिल गया पॉजिटिवली चार्ज में। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या हो गया, उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी, तो वो उसमें जाके मिल गया, तो वो क्या है, वो स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो जो आज मैटर की फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो उस फॉर्म में देखने को हमें मिलेगा ही नहीं। एंड तो इसीलिए क्योंकि हमें पता है वो मैटर क्यों है, क्योंकि एटम स्टेबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, राइट। तो ये थी रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में बताया है, काफ़ी अच्छे से। उसके बाद फिर बोहर आए, बोहर ने भी, नील बोहर, उन्होंने अपना मॉडल लेके आए वो एटम का। ठीक है, अब क्योंकि वो बोहर क्यों लेके आए, क्योंकि जो ये रदरफोर्ड का मॉडल आया उसमें हमें कुछ ना कुछ, जैसे हमें ड्रॉबैक्स या कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे थे कि भाई कैसे तुमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स गोलाई में घूम रहे हैं, बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी सारी जो ऑब्जेक्शंस उठाई, तो उसके बेसिस पे उनको ठीक करने के लिए अब बोहर अपना मॉडल लेके आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा अपने मॉडल में, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। अब इन्होंने ये थोड़े से अलग ही पाथ पे इन्होंने बोला कि जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कुछ स्पेशल ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, अलग ही तरीके का उनका ऑर्बिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, वो एक अलग ही तरीके का ऑर्बिट उनका देखने को मिलता है। While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy। मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मतलब कि अलग अलग ऑर्बिट में वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग एक तरीके से। तो जब वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, कभी एक डायरेक्शन में मूव किए, कभी दूसरे डायरेक्शन में, या कभी जैसे हम कहते हैं ना, एक बार क्लॉकवाइज घूम लिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम लिए, तो इस तरीके से वो अपनी स्पेशल ऑर्बिट क्योंकि लेता है, अलग अलग ऑर्बिट करता है, तो इसकी वजह से वो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब ये जो ऑर्बिट है या शेल्स हैं, इनको उन्होंने क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल्स। और इनको उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, KLMN, कि क्या कैसे किया, जैसे कि एक बिल्कुल छोटा सा सर्कल है, बिल्कुल छोटा सा सर्कल, वो है न्यूक्लियस। ठीक, फिर उस न्यूक्लियस के बाहर एक और सर्कल बना दिया जिसको हमने क्या कह दिया, के शेल है, उसका नाम रख दिया के ऑर्बिट, के शेल। फिर के शेल के बाहर हमने एक और सर्कल बना दिया जिसको हमने बोल दिया एल शेल है। एल शेल के बाहर हमने एक और सर्कल बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया एम
वो एम शेल है, और एम के बाहर एक और सर्कल बना दिया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एन, एन शेल। तो इस तरीके से उन्होंने ये बता दिया, ठीक है। या फिर हम नंबर डाल सकते हैं कि 1 2 3 4 की के जो शेल है उसमें 1 होगा, एल शेल को 2 नंबर दे दिया, एम शेल को 3 नंबर दे दिया और एन शेल को 4 नंबर दे दिया। इस तरीके से उन्होंने कि अलग अलग ऑर्बिट में मूव करता है, वो एक साथ ही मूव नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन ही नहीं होती इतनी, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई, वो एक्सेलरेशन, वो एनर्जी वाला पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा ही था बोहर का मॉडल। तो अब है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. 1932 में चार्डविक आए, उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया। जैसे अभी तक तो कौन कौन से किए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात की थी, अब वो न्यूट्रॉन उन्होंने ले आए। उन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट ही एक और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसपे कि कोई भी चार्ज नहीं होता, उस पर चार्ज ही नहीं होता, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, कि हर एक एटम में क्या बोला कि बीचों बीच एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता, बाकी सब में होता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, मतलब उसका सिंबल रख दिया एन। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एक एटम का मास किस तरीके से बोला कि एक न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके सम, कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बन जाएंगे, मास ऑफ एटम, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से क्या बता दिया, न्यूट्रॉन्स के बारे में बता दिया कि न्यूट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट ही मास में हमें देखने को मिलते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज नहीं है तो उसको उन्होंने क्या नाम रख दिया, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किस टाइप का होगा, हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो आई थिंक इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या ज़्यादा हो जाएगा माइंड पे। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। नेक्स्ट में हम आगे ये इलेक्ट्रॉन्स का ये जो शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसके बारे में देखेंगे, आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। सो टिल देन इतना पोर्शन जितना भी हमने कवर किया ये रीड करके कीजिएगा, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।